हेलो साथियों, नमस्कार। द यूनिक वेट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, लंपी स्किन डिसीज़ जिसको जो अभी महामारी का रूप लिया था, जिसने 1 से 1.5 साल पहले, उसी प्रकार वापस से लौटते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसे केसेस दिन में मुझे कई मिल रहे हैं और उनका इलाज भी किया जा रहा है। तो इसमें क्या समस्याएं आती हैं, किस कारण जो है पशुओं की मृत्यु होती है, और इसमें अगर कोई पशु अफेक्ट हो जाता है तो उसमें क्या बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सकता है, वो आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा। लंपी स्किन डिसीज़ एक वायरल बीमारी है जो कि अपने आप ठीक हो जाती है अगर उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान दे रखा जाए। तो जैसे कि जब ये जो लम्प्स रहते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं स्किन के ऊपर, ये जब अगर फूटते हैं तो तब हमें इनका बेसिक ध्यान रखना होता है। अगर इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते एनिमल की डेथ होती है। ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि कई सारी क्वेरीज रहती हैं ओनर के मन में कि इसको एक दूसरे जानवर के पास बैठाना है कि नहीं बैठाना है। तो ये जो बीमारी है वो कॉन्टैक्ट इन्वेशन के थ्रू भी ट्रांसफ़र होती है। और जो ये लंपी स्किन डिसीज़ वायरस होता है, ये जनरली पॉक्स वायरस रहता है, ये बॉडी के हर एक सिक्रीशन से आता है। मतलब कि अगर मिल्क का सिक्रीशन हो रहा है तो मिल्क से भी ये वायरस आता है और कॉन्टैक्ट से भी फैलेगा। इसके अलावा यूरिन, अगर कोई अफेक्टेड एनिमल है उसका यूरिन दूसरे नॉन अफेक्टेड एनिमल से पास जाता है तो वहाँ पे भी इसके अफेक्ट होने के खतरे रहते हैं। अब कई बार क्या होता है कि ओनर पूछते हैं कि बच्चे को जन्म देने वाली है या बच्चे को जन्म जब दे चुकी होती है तो उसको दूध पिलाना चाहिए या नहीं। तो मेरा ये मानना है कि इसमें जो इनिशियल फ्यू डेज़ में जो कोलेस्ट्रम निकलता है तो आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये एनिमल अफेक्टेड होती है, मदर अफेक्टेड होती है, तो उसमें एंटीबॉडी भी बनती है। और आपको पता होगा कि मिल्क के थ्रू वो एंटीबॉडीज़ जो बेबीज रहते हैं उनमें पास आउट होती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोलेस्ट्रम की बात की जाए तो वो जानवर में ज़रूर अवश्य पिलाना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रम नहीं है, इसके बावजूद अगर आप दूध पिलाते हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका जो बछड़ा है पशु का वो भी अफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये बीमारी कभी भी ह्यूमंस में ट्रांसमिट नहीं होती है। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि ये बीमारी जूनोटिक बिल्कुल भी नहीं है। जब जानवर अफेक्ट हो जाता है, जब उसमें अभी ये स्टेज है जब तक इसमें जो फोड़े रहते हैं बॉडी के ऊपर वो इरप्ट नहीं होते, मतलब फूटते नहीं है, तब तक बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। एनिमल खाना भी खाता रहता है, पानी भी पीता रहता है। बस समस्या एक ही आती है कि ये जो लम्प्स रहते हैं, जब ऐसे ही लम्प्स बॉडी में अंदर बन जाते हैं तो एनिमल को फिर परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं। इनिशियल फ्यू डेज़ में इसमें जब वायरेमिया फेज़ रहता है तो टेम्परेचर भी हाई मिल सकता है और एनिमल खाना भी उस टाइम पे कम कर सकता है। कई बार पशु मालिक से हमें ये भी हिस्ट्री मिलती है कि जो पशु है वो कंटिन्यू खड़ा रहता है या फिर अगर बैठा है तो वो बैठा रहेगा। ये इसलिए पशु करते हैं क्योंकि अगर ऐसे लम्प्स जो रहते हैं अगर बॉडी के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके पास में जब ये रहते हैं तो वो क्या करने लगते हैं, इनको एनिमल को पेन प्रोड्यूस करने लगते हैं। जब खड़ा होता है बार बार बैठता है तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ पे इरिटेशन कॉज होता है, इसीलिए एनिमल को पेन फील होता है। तो एनिमल बार बार जो है एक ही पोजीशन में खड़ा रहता है या फिर बैठा रहता है। दूसरा, ये जो वायरस रहता है ये टीनोसाइनोवाइटिस कॉज करता है और इसी के साथ में ये मसल पेन भी कॉज करता है, जो कि एक और रीज़न रहता है कि एनिमल जो रहता है लंबे टाइम तक खड़ा रहता है। कई बार लिटरेचर्स में ये माना गया है कि जो प्रेग्नेंट एनिमल्स रहते हैं उनमें ये लंपी स्किन डिसीज़ जो वायरस रहता है, पॉक्स वायरस, ये अबॉर्शन कराता है। लेकिन मैंने अभी तक 80 to 85% केसेस देखे हैं जिनमें कि अबॉर्शन नहीं होता है। 10 to 15% केसेस जो रहते हैं उनमें अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। एक चीज़ और का विशेष ध्यान और रखना चाहिए कि इसमें जब ट्रीटमेंट आप हर्ड में करते हैं, मतलब बहुत सारे जानवरों में करते हैं, तो जो अफेक्टेड एनिमल रहते हैं उनमें यूज़ की गई नीडल्स जो रहती हैं उनको आप अनअफेक्टेड एनिमल्स में यूज़ ना करें। जब वैक्सीनेशन करते हैं तब भी इस चीज़ का ध्यान रखें, और अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि एक जो नीडल रहती है वो एक ही एनिमल के लिए यूज़ की जाए। अब यदि हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें सबसे जो मेन बिंदु रहता है उसमें कि एंटीबायोटिक का उपयोग कब करना चाहिए। तो एंटीबायोटिक का उपयोग तब करना चाहिए जब ये जो लीजन्स दिख रहे हैं आपको, जो लम्प्स दिख रहे हैं, ये फूट जाते हैं और इनमें सेकेंडरी बैक्टीरियल होने के चांसेस रहते हैं। जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसी के चलते एनिमल की डेथ भी होती है, क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है। वायरल बीमारी अपना कोर्स ख़त्म करके अपने आप बॉडी से बाहर निकल जाता है, वो ज़्यादा हार्म नहीं
पहुंचाता है, बस हमें मैनेज करना होता है वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मैनेज करना होता है। तो इसीलिए हमें इसमें जो एंटीबायोटिक का चयन करना है वो हमेशा एक जो हफ्ता रहता है, जब एनिमल के ये कोर्स चालू हो जाता है, डिसीज़ स्टार्ट होती है, उसके एक हफ्ते बाद ये इरप्शंस स्टार्ट होते हैं, तो हमें उस टाइम पे ही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। अब सवाल उठता है कि कौन सी एंटीबायोटिक का हमें इस्तेमाल इसमें करना चाहिए। तो इसमें जो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स रहती हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन जो आता है, डाइक्रेस्टेसिन के नाम से आता है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप के जो मेंबर्स रहते हैं जैसे एंड्रोफ्लोक्सासिन, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे जो मेन रहता है इसमें हमें जब हमने स्टार्टिंग में ही इसमें बात की थी कि ये जो वायरस रहता है ये इम्यूनोसप्रेशन भी करता है और माइलोसप्रेशन भी करता है। तो इम्यूनोसप्रेशन करता है, इसीलिए हमें इसमें इम्यून मॉड्यूलेटर्स या फिर इम्यून बूस्टर्स जो रहते हैं उनका इस्तेमाल करना होता है। सबसे अच्छा जो इम्यून मॉड्यूलेटर इस केस में मुझे लगता है तो वो विटामिन ई और सेलेनियम का इंजेक्शन जो होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास विटामिन ई सेलेनियम अवेलेबल नहीं है तो इसके अलावा आप विटामिन सी को ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसके बाद में एक शॉट जो रहता है ट्रेस मिनरल इंजेक्शन का आप लगवा सकते हैं। तो ट्रेस मिनरल इंजेक्शन का जो डोज रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार क्या होता है कि जो 10 ml आता है, जो वेटनेरियंस रहते हैं वो पूरा का पूरा 10 ml एक बार में लगा देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जो कॉपर जो रहता है उसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। और जो इसका डोज रेट रहता है वो 50 kg पे 1 ml रहता है, तो इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें जब इसका आप शॉट लगाते हैं। इसी के साथ में आपको इसमें NSAID का यूज़ करना है। आप इसमें चाहो तो, क्योंकि इसमें क्या रहता है टीनोसाइनोवाइटिस होती है, जॉइंट्स में पेन होता है, तो इसमें मैं जो NSAID प्रेफर करता हूँ वो करता हूँ मैं जो कीटोप्रोफेन रहता है उसका यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास कीटोप्रोफेन नहीं है तो आप मेलॉक्सिकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है बाद में जब ये फोड़े इरप्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं, तो उनमें मैगट पड़ने के चांसेस रहते हैं, तो आप इसमें जो एक ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं या फिर जो टॉपिकल स्प्रे आता है जो कि हर्बल रहता है। आप जो फ्लाई रिपेलेंट रहते हैं, कोई से भी फ्लाई रिपेलेंट स्प्रेज आप ऐसे केसेस में यूज़ में ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें नीम के पत्ते जो हैं उसको पानी में डाल के उबाल कर आप उससे जो है एनिमल को स्नान भी करा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो अफेक्टेड एनिमल्स हैं उनको अनअफेक्टेड एनिमल्स से बिल्कुल दूर रखें। और सबसे जो इसमें बचाव के लिए बात करते हैं तो आपको वैक्सीनेशन जो है अवेलेबल है अब मार्केट में, तो आप इसमें लंपी स्किन डिसीज़ का जो वैक्सीन है वो अपने एनिमल को लगवा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ और हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। और अगर कोई इस वीडियो में सजेशन अगर आपको लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।